ओम नमस्ते जी। 76वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति। इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक संपादित है स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। विकासवाद को लेकर के काफी कुछ चर्चा हमने गत श्रव्य कणिकाओं में सुन ली। अब आगे शीर्षक आ रहा है मनुष्य की उत्पत्ति। अब तक विकास का स्वरूप और उसके प्रमाणों का वर्णन हुआ और समालोचना से उसका जो कुछ परिमाण निकला उसे दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं। यह न समझना चाहिए कि विकास और उसके प्रमाण बतलाने में विकासवाद के लेखक ने कोई कोताही की है। वे स्वयं पृष्ठ 154 पर लिखते हैं कि प्राणियों की शरीर रचना, वृद्धि तथा चट्टानवर्ती प्रस्तरीभूत शरीरों का जिस प्रकार हमने वर्णन किया है, उससे यदि अधिक विस्तार पूर्वक तथा अधिक सूक्ष्मता के साथ हम वर्णन करते, तथापि हमारा यह विचार है कि विकास की वास्तविकता तथा प्रत्यक्षता अच्छे प्रकार कदाचित ही स्पष्ट होती। सत्य है, विकासवाद के पास केवल 3 ही बातें हैं। एक तो पृथ्वी की निचली और ऊपर की तहों से यह दिखला देना कि पहले सादी रचना हुई फिर क्लिष्ट। दूसरी यह कि गर्भ में प्रत्येक प्राणी उसी सादी रचना से आरंभ करके पूरे शरीर अर्थात क्लिष्ट रचना तक अपनी पूर्व जातियों का चक्कर लगा आता है। और तीसरी यह कि मध्यम कड़ियां भी देखने को मिलती हैं। बस इसके सिवा विकासवाद के पास और कुछ भी सामग्री नहीं है। विकासवाद के लेखक ने ही लुप्त जंतु शास्त्र की सार्थकता पर असंतोष प्रकट किया है और गर्भशास्त्र के लिए भी कह दिया है कि इसका पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि गर्भ इतिहास के पृष्ठ लुप्त है। ऐसी दशा में मध्यम कड़ियों का कुछ मूल्य नहीं रह जाता। अतएव आप जो कहते हैं कि विकासवाद की वास्तविकता तथा प्रत्यक्षता कदाचित ही स्पष्ट होती, बहुत ठीक है। आगे हम मनुष्य के विकास पर ग्रंथकार का मत लिखकर समालोचना करते हैं। ग्रंथकार ने इस प्रकरण को पृष्ठ 200 से 260 तक लिखा है, जिसका सारांश इस प्रकार है। पहला, ऊपर के वर्णन के पश्चात अब हमारा अधिकार और कर्तव्य हो गया है कि मनुष्य की उत्पत्ति पर भी विचार करें, किंतु मनुष्य ने जो अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया है, यह एक बड़ी अड़चन है। दूसरा, तुलनात्मक दृष्टि से मनुष्य की शरीर रचना, गर्भ परिवर्तन, मनुष्य के प्राप्त हुए चट्टानवर्ती अवयव और यंत्र की भांति मनुष्य का भी उन्हीं प्राकृतिक नियमों के अधीन रहना जिनके अधीन अन्य प्राणी हैं। तीसरा, मनुष्य का शरीर भी उन्हीं पदार्थों से बना है जिनसे अन्य प्राणी बने हैं। उसके भी वही 8 संस्थान हैं। शरीर कोष्ठों से और कोष्ठ प्रोटोप्लाज्म से बने हैं। जिस तत्व पर पृष्ठवंशधारियों की रचना हुई है, उसी तत्व पर मनुष्य की भी रचना है। अतः पृष्ठवंश के स्तनधारियों में ही मनुष्य की भी गिनती करनी चाहिए। स्तनधारी श्रेणी की बंदर कक्षा वाली वन मनुष्य उपजाति में ही मनुष्य का स्थान है। चौथा, वानर कक्षा की 8 विशेषताएं हैं। पहला, गर्भ नाल झिल्ली से संबंध रखता है। दूसरा, हाथों और पैरों के अंगूठे चारों ओर फिर सकते हैं, फिर जिससे पैर से भी वे पकड़ सकते हैं। तीसरा, ये वृक्षों पर रहते हैं। चौथा, इनके भी दूध के और स्थिर दांत होते हैं। पांचवा, वानर कक्षा के भिन्न वंशों में दांतों की संख्या नियत होती है। छठा, हाथ में 5 ही उंगलियां होती हैं, नाखून तथा पंजे भी होते हैं। सातवां, हंसली की अस्थियां दृढ़ और उन्नत होती हैं। और आठवां, प्रत्येक के 2 ही स्तन होते हैं। अब 5वीं बात बता रहे हैं, पूर्णतया सीधे खड़े होकर चलना, मस्तिष्क का बहुत अधिक विकास, वाणी द्वारा बोलने की शक्ति और विचार करने की शक्ति, ये 4 मनुष्य की विशेषताएं हैं। छठा, पहली 2 विशेषताएं तात्विक नहीं प्रत्युत प्रमाण की है, अर्थात छोटाई बड़ाई का ही अंतर है। खड़े होकर चलना भी मस्तिष्क की ही उन्नति का परिणाम है। सातवां, वानरों की जातियां, उपजातियां तथा वंश अनेक हैं। लीमर अर्धबंदर है, जो हाथ पैर से ही बंदर प्रतीत होता है।
मार्मोसेट भी आकार में लीमर सदृश ही होता है, परंतु वानरों से अधिक मिलता है। इसके नाखून पंजेदार होते हैं और सामान्य बंदरों को सब लोग जानते ही हैं। 8वां, वन मनुष्य भी वानर कक्षा का ही वंश है। इसके 4 प्रकार हैं: गिबन, ओरांग, औटांग, चिंपांजी और गोरिल्ला। इनके दांत मनुष्यों के दांतों के समान होते हैं। नाक नीचे की ओर झुकी होती है, परंतु अंदर की ओर 2 छिद्र नहीं होते। इनके हाथ पैरों से अधिक लंबे होते हैं। गाल की थैली और पूंछ बिल्कुल नहीं होती। 9वां, गिबन जाति की मादा अपने बच्चे का मुंह धोती है। चिंपांजी अपने शरीर से बहते हुए खून को दबाकर बंद करने की चेष्टा करता है। वैज्ञानिकों का मत है कि चिंपांजी की बुद्धि 9 महीने के बालक के समान होती है। 10वां, मनुष्य की खास विशेषताएं 2 ही है: मस्तिष्क का बहुत विकास और खड़े होकर चलना। खड़े होकर चलने का भी कारण मस्तिष्क का ही विकास है। वन मनुष्य खड़े हो सकते हैं, परंतु झुके हुए रहते हैं। और 11वां, मनुष्य के खड़े होने से ही आंते उतरने की बीमारी होती है। मनुष्य और चिंपांजी के मस्तिष्क की तुलना करने से ज्ञात होता है कि दोनों में परिमाण का ही अंतर है। मनुष्य का मस्तिष्क स्पष्ट होता है और चिंपांजी का अस्पष्ट। यही हाल हाथ पैरों का भी है। बंदर पैर से वस्तु उठा लेता है, इसी प्रकार एक जंगली स्त्री भी पैर से वस्तु उठा लेती है। अक्कल दाढ़ मनुष्य के देर से आती है और छोटी होती है, परंतु गोरिल्ला की बड़ी बलवान और शीघ्र निकलने वाली होती है। असभ्य जातियों में भी यह दाढ़ शीघ्र निकलती है। मनुष्य के शरीर में बाल बिल्कुल नहीं होते, परंतु किसी किसी के कानों और कंधों पर होते हैं। जापान के एन्यू लोगों के शरीर पर बाल बहुत होते हैं। मिस जूलिया पास्ट्राना बहुत बाल वाली प्रसिद्ध है। सारांश यह कि मनुष्य का इन प्राणियों से कोई तात्विक भेद नहीं है। भेद केवल परिमाण का है, कम अधिक का है। 12वां बिंदु है, मनुष्य के शरीर में अवशिष्ट अंग अर्थात पुरानी योनियों के कई अंग अब तक पाए जाते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा से शरीर की खाल नहीं हिला सकते, यद्यपि हिलाने वाली नसें विद्यमान हैं। सिर के चांद की चमड़ी भी सब मनुष्य नहीं हिला सकते, परंतु कोई कोई हिला सकते हैं। कान भी सब नहीं फड़फड़ा सकते, परंतु कोई कोई फड़फड़ा सकते हैं। नाक से सूंघकर भी सब मनुष्य नहीं पहचान सकते, परंतु कोई कोई पहचान सकते हैं। मनुष्य रोए खड़े नहीं कर सकता, यद्यपि रोए खड़े करने वाली नसें विद्यमान है। इस प्रकार के अंग पशुओं में पूरे काम कर रहे हैं, यद्यपि वे मनुष्य से धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, तथापि किसी किसी में विद्यमान भी है। भौहें चढ़ाना, माथा सिकोड़ना, ओठ, गाल और नाक को मनमाना नचाना मनुष्य में अब तक बना हुआ है। 13वां बिंदु, अन्न नलिका के अंत में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नामक एक थैली है, जो जानवरों को काम देती है, परंतु मनुष्य के लिए बिल्कुल निष्प्रयोजन है। निष्प्रयोजन ही नहीं, किंतु यदि उसमें गुठली आदि कठोर पदार्थ चला जाए तो मनुष्य के लिए घातक हो जाती है। 6ठे महीने गर्भ में मनुष्य का सारा शरीर बालों से छा जाता है, जो वानर का पूर्व रूप है। बंदर के बच्चे माँ के पेट में लिपटे रहते हैं, अतः जन्म होते ही बालक के हाथ की मुट्ठी इतनी मजबूत होती है कि वह रस्सी पकड़कर लटका रह सकता है। 14वीं बात, मनुष्य की रीढ़ की अंतिम गांठ आसकाकिक्स कहलाती है। इसी को पूंछ का चिन्ह कहा जाता है। पूंछ वाले मनुष्यों में यह गांठ 8 से 10 इंच तक बढ़ी हुई पाई जाती है। यह केवल मांस स्नायु युक्त होती है, इसमें हड्डी नहीं होती। 15वां बिंदु है, मनुष्य की अस्थियां तीसरी चट्टानों में ही मिलती हैं। पहले मनुष्य की ऐसी जातियां हो गई हैं जिनका अब संसार में नाम व चिन्ह भी नहीं है। जावा द्वीप में एक खोपड़ी मिली है जो जंगली मनुष्य की खोपड़ी से अवनत और वन मनुष्य की खोपड़ी से उन्नत है। यह वन मनुष्य और मनुष्य के बीच की कड़ी अनुमान की जाती है। 16वां बिंदु है, जो लीख आदि प्राणी मनुष्य के शरीर में होते हैं वही पशुओं के शरीर में भी होते हैं। चूहों का रोग मनुष्यों के भी होता है। ऐसा कोई रोग नहीं जो मनुष्यों के होता हो और पशुओं को न होता हो। इलाज भी दोनों के एक ही है।
नशा भी दोनों को होता है। किसी का रुधिर कण गोल, किसी का दीर्घ वर्तुल और किसी का चपटा होता है। 17वीं बात है, स्याही के 10, चूही के 8, कुतिया और गिलहरी के 8, बिल्ली और रीछ के 6 और सब तृणाहारी तीक्ष्ण दंतियों के 4 स्तन होते हैं। परंतु जर्मनी की एक स्त्री के 4, जापान देश की एक स्त्री के 6 और पोलैंड की एक स्त्री के 10 स्तन हैं। यहाँ तक मनुष्य के विकास और विकासवाद के लेखक ने प्रमाण और युक्तियां उपस्थित की हैं, किंतु यदि विचार से देखा जाए तो यह सारा भवन अनुमान पर ही खड़ा है। प्रत्यक्ष परीक्षण का इसमें कहीं नाम भी नहीं है। जो भी हो, हम इन सब बातों का उसी क्रम से उत्तर देते हैं। तो इस उत्तर को हम आने वाले श्रव्य कणिकाओं में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है, अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।